फ्रेंड्स, एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 स्टार्ट किए थे, वो भी साइंस का सब्जेक्ट था और साइंस में हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग का 7वां चैप्टर है। और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे चैप्टर जो भी हम पढ़े हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप लोग को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हम लोगों ने 6 चैप्टर में जो भी पढ़े हैं बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 7 है पौधों के बारे में। पौधों को जानिए, पौधों के बारे में हमको जानना है, फूल पत्ती तना के बारे में क्या है, कैसे है, उसमें क्या पाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें लिखा है बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। आपको बाहर निकल के अपने चारों ओर जो पौधे पाए जाते हैं उनका प्रेक्षण करना है, उनको देखना है। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। जब हम अपने घर से या किसी भी चीज़ से, मतलब घर से, स्कूल से, कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ढेर सारे पौधे दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे घास की तरह दिखाई देते हैं कि धब्बों की तरह थोड़े थोड़े कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे फैले हुए हैं। तो वही इसमें है कि क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। जो कुछ पत्ती देखते हैं उनका कलर पूरा हरा होता है और कुछ पत्ती होती हैं जो हल्के लाल कलर में होते हैं, लंचौन में या लालिमी युक्त होते हैं। तो वही है, कुछ पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, और कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिसमें फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं तो वो रेड कलर के होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं, फूल नहीं खिलते हैं। तो वही है कि कुछ नीले, कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक पौधे देखे होंगे। आप अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो उसके आसपास देखे होंगे, विद्यालय जाते हैं तो भी देखे होंगे, या अपने घर के आसपास बाग बगीचे देखे होंगे। विद्यालय में जो अनेक पौधे लगे होते हैं, मोस्टली स्कूल वगैरह में जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं या स्कूल होते हैं उसमें आप देखे होंगे बगीचे बने होते हैं या लॉन बनाए जाते हैं, जिसमें फील्ड बनाए जाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे किस्म के पौधे लगाए जाते हैं, फ्लावर लगाए जाते हैं ताकि उसको देखने में सुंदर लगे। तो वही है कि आप अपने आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे और विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में देखेंगे, विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे हमको सहायता मिलेगी कि पौधे में क्या क्या अंतर होता है, उन सारे पौधों में क्या अंतर पाए जाते हैं। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। यहाँ पे एक फिगर दिया है, उसमें हमको पौधे के तने, शाखा और जड़ तथा पत्ती के बारे में नामांकित करना है। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन से इसमें जड़ है, कौन पत्ती है, कौन तना है, कौन फ्लावर है? तो ये आप देखे होंगे, आप जानते होंगे कि ये जो होते हैं ये सारे आपके जड़ हैं, ये आपके पत्ती हैं, ये आपके फ्लावर हैं और ये सारी जो होती है टहनियाँ होती हैं जिसे हम तना कहते हैं। तो यही हमको देखना था कि ये क्या क्या है। तो ये पत्ती हैं, ये तने हैं, ये आपका जड़ है और ये आपका फ्लावर है। आगे देखते हैं। आगे है, आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। आइए जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, उसका सैर करें। सैर करें मतलब चारों तरफ देखें और घूम के देखने की कोशिश करें और उनसे उनकी क्या क्वालिटी है, उनमें क्या विभिन्नताएं, उन सबको हम जानने का प्रयास करें। आगे है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या होता है, इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो क्रियाकलाप फर्स्ट में दिया है, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। इसमें हमको क्या करना है, पौधों के बारे में चर्चा करना, पौधों को देखना है और उनमें हमको उनकी कुछ शाखाओं को देखना है। उनमें से क्या होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं वो हमसे छोटे होते हैं, कुछ पौधे हमसे लंबे होते हैं, कुछ पौधे हमारे बराबर होते हैं। तो वही दिया है कि जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है और जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं।
तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। हम उसमें क्या करेंगे, जो पौधा हमारे आसपास दिखाई देगा उसके तने को हम स्पर्श करेंगे। स्पर्श करके उसको हम देखेंगे कि मुलायम है या कठोर है। मुलायम और कठोर जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो पत्ती तने होते हैं उसको तने को थोड़ा सा मोड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें लचक आ रही है बल्कि टूट नहीं रहा, लचक आ रही है तो मुलायम है, अगर उसमें लचक बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो वो कठोर है। तो उसको हमको इस टाइप से मोड़ना है कि वो टूटे ना। तो यही इसमें कह रहा है कि उसको हम मोड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि टूटे ना। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। जो पौधे लंबे होते हैं उनकी मोटाई नापने का हम प्रयास करें। आगे देखते हैं। आगे ये टेबल दिया हुआ है, इसमें लिखा है पौधों के संवर्ग। पौधों के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं। तो कालम इसमें पहले में है पौधे के नाम है, कालम की उसमें 1 में है क्या उसकी ऊंचाई होगी, कौन से पौधे इसमें हरे हैं, कोमल है, मोटा है, कठोर है। तने की बात करनी है कि किसकी तने हरे कलर की होती हैं, किसका तना कोमल है, मोटा है, कठोर है। और कालम 3 में है शाखाएँ कहाँ से निकलती हैं, तने से निकलती हैं, तने के ऊपर से निकलती हैं। कालम 4 में है पौधों के संवर्ग, मतलब उसे किस भाग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है। तो टमाटर जो होता है, टमाटर की पौधे की जो साइज होती है, जो स्टूडेंट या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो परीक्षण करने गया है तो अपने साइज के हिसाब से पौधे की परीक्षण किया है कि अगर हमारी साइज बड़ी है तो पौधा कैसा है, हमसे बड़ा है कि हमसे छोटा है कि हमसे बराबर है। तो वही इसमें जो टमाटर की पहचान किया तो वो उससे छोटा है, जो व्यक्ति है उससे छोटा है। और इसका जो टहनी होती है, तना होता है, वो हरे कलर का होता है और ये मुलायम भी होता है। इसको अगर हम मोड़ने का कोशिश करें तो आराम से मुड़ जाता है। आगे है किस, इसमें फिर मोटा, इसमें कुछ नहीं है, कठोर भी नहीं है। तने के आधार से, तने के ऊपर से इन जो शाखाएं निकलती हैं इन दोनों में से नहीं निकलती हैं और इसको हम साक में रखते हैं। साक मतलब झाड़ी वाला जो पौधा होता है टमाटर, उसमें रखा जाता है। आम की बात कर ले, आम का जो पौधा होता है वो मुझसे बहुत लंबा होता है, जो व्यक्ति है उससे बहुत लंबा। आम का पौधा आप देखे होंगे कि बहुत लंबा होता है, तो मुझसे बहुत लंबा होता है। इसकी जो तने होते हैं वो हरा भी नहीं होता, इसका तना कठोर होता है, इसका तना जो होता है वो मोटा होता है। आम के पेड़ देखे होंगे मोटे होते हैं, उसके तने कठोर होते हैं, उसमें लचक नहीं होती है। तो यही इसमें दे रहा है कि इसमें कठोर होते हैं। और ये तने के ऊपर से, इसमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के ऊपर से निकलती हैं। आगे है ये एक प्रकार का वृक्ष है, वृक्ष के पार्ट में रखा गया, वृक्ष के भाग में रखा गया है। अगला इसमें है नींबू। नींबू जो होता है, नींबू की जो साइज होती है वो मुझसे थोड़ा सा लंबा, मतलब उसके किसी व्यक्ति के साइज के बराबर होता है या थोड़ा सा लंबा होता है। और इसके तने भी हरा नहीं होता, कठोर मुलायम भी नहीं होता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है, इसके तने जो होते हैं कठोर होते हैं। और इसमें तने का जो आधार होता है वो तने के आधार से इसकी शाखाएं निकलती हैं। और ये एक प्रकार का झाड़ी का वृक्ष है। तो नींबू जो हो गया वो झाड़ी का है, टमाटर जो हो गया वो साग का वृक्ष हो गया, और आपका मैंगो जो है, आम जो है, वो एक प्रकार का वृक्ष है। ओके, तो आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। हमको यह भी जानना चाहिए कि जो शाखाएं होती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, उसके कुछ बाद से निकलती हैं। तने के मतलब जैसे कोई पौधा ऐसे करके निकल रहा है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ से निकल रहा है तो कुछ यहीं से निकल जाती हैं। आधार मतलब एकदम पास से ही निकल जाती है और कुछ कुछ दूरी से निकलती हैं। तो जो दूरी से निकलती हैं वो तने के आधार, मतलब कुछ ऊंचाई से हो गया, और ये आधार है, यहाँ से जो निकलती है वो तने के आधार हो गया। तो वही इसमें कह रहा है हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कालमों को भर सकते हैं। जो अभी हम लोग प्रेक्षण किए थे उसमें हम लोग जो कॉलम देखे थे 7.1 देखे थे, उसमें हम और भी कुछ एग्जाम्पल रख सकते हैं। कुछ पौधों की जाँच करके उसके एग्जाम्पल हम लोग उसमें दे सकते हैं। आगे है इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें, और इसके बाद जो पढ़ेंगे उसको हम कॉलम 4 में भरेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दे रहा सुझाव है। सुझाव में क्या कहा गया है, पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसीलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। जब हम किसी स्कूल में रहते हैं तो वहाँ पौधों का परीक्षण कराया जाता है, उनकी पत्ती का, फूल का, या पौधों की किसी भी चीज़ का अगर हमको परीक्षण कराया जाता है तो बच्चों का समूह बनाया जाता है। समूह क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर एक एक बच्चे होंगे तो सारे के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर ग्रुप में बच्चे रहेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट में 4 या 5 बच्चे जो भी समूह में हैं उनसे वर्क हो सकता है। तो उसके लिए हम कम इंस्ट्रूमेंट में भी काम कर
सकते हैं। तो इसीलिए कि पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसीलिए 4-5 विद्यार्थियों का समूह बनाया जाता है। अगर हमको मान लीजिए किसी फूल का परीक्षण करना है तो उसमें हम 4-5 बच्चों का समूह बना देंगे तो वो एक फ्लावर में 4-5 बच्चे प्रैक्टिकल कर लेंगे। आगे है कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेते से उखाड़ते हुए देखा है? कोमल तने वाले पौधे हमको चाहिए, कोमल तने वाले पौधे लेना चाहिए। इसमें आपका खरपतवार शामिल होता है। खरपतवार देखिए आप कहीं भी उग जाता है, किसी भी गमले में, किसी भी खेत में, किसी भी जगह पे खरपतवार जो उग जाता है, इसी का हमको परीक्षण करना चाहिए। और आप कभी कभी खेतों में देखे होंगे किसान जाते हैं, बोलते हैं कि घास निकालने जा रहे हैं, वो खरपतवार ही निकालते हैं जो उसमें वेस्ट रहता है। तो वही कि क्या आप किसानों को खरपतवारों को खेती से उखाड़ते हुए देखा है? आगे है, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम लोग जो चार्ट में देखे थे, उन लक्षणों के आधार पर हम पौधों को 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है शाक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष है। इसे चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हम इसको पौधों को 3 भागों में रख सकते हैं, 3 वर्गों में रख सकते हैं। शाक है, झाड़ी है और वृक्ष है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। जो पौधे हरे होते हैं, कोमल होते हैं, जैसे टमाटर का पौधा आपने देखा कि हरे कलर की उनकी टहनियाँ भी होती हैं, पत्तियाँ भी होती हैं, उनके तने कोमल होते हैं। तो जिन पौधों के तने कोमल होते हैं, हरे होते हैं और टहनियाँ मुलायम होती हैं, इसके कोमल तने होते हैं, उनको हम शाक वर्ग में रखते हैं। और ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र 7.3a में, और अक्सर इसमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। इनमें जो है कई शाखाएं नहीं निकलती हैं। जैसे इसमें फिगर में देखिए दिखाया गया है, ये जो होती हैं ये आपका शाक वर्ग में रखा गया है। पहला जो है ये शाक वर्ग में रखा गया है। आगे है, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे हम झाड़ी कहते हैं। शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो शाखाएं होती हैं, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए ऐसे पौधा है, ये यहाँ पे मिट्टी है, तो यहाँ पे जो शाख पौधे निकलेंगे इसके एकदम आधार से निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे, तनों से नहीं निकलेंगे। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उनके तना जो होते हैं कठोर होते हैं, थोड़ा सा कठोर होते हैं और अधिक मोटा नहीं होता, ये ज़्यादा मोटा नहीं होता और इसके तने कठोर होते हैं। ये आपका झाड़ी कहलाता है। तो झाड़ी ऐसे पौधे हो गए जो आधार से निकले, उनके जो तने और शाखाएं जो होते हैं वो तने के आधार से निकले और मोटे, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं लेकिन कठोर होते हैं, तो वो झाड़ी कहलाते हैं। और इसको चित्र 7.3 में 3b में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये झाड़ी का चित्र है, ये आपका झाड़ी का चित्र है। ये आधार यही मान लिया गया है, यहीं से सारे पौधे जो है, सारे तने इसके शाखाएं निकले हुए हैं। और ये मोटे नहीं होते हैं बल्कि ये कठोर होते हैं। इनके जो तने होते हैं कठोर होते हैं और मोटे नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। कुछ पौधे जो होते हैं ये बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और इनके तना जो होता है वो कठोर होता है और उसके जो पेड़ की जो तने की जो मोटाई होती है वो कठोर होता है और वो थोड़ा ब्राउन कलर में, भूरे कलर में होते हैं। और इनकी शाखाएँ जो है भूमि से अधिक ऊँचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं। आप आम का वृक्ष देखे होंगे कि आम का वृक्ष जब होता है तो उसका तना यहाँ तक जाता है, इसके बाद यहाँ से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं। यहाँ से पत्ती, तने, शाखाएं जो भी निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं आम के पौधे में, ऐसे आपने देखा होगा। तो यही इसमें कह रहा है कि इसमें जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं और इनमें जो तने, शाखाएं जो निकलती हैं वो काफ़ी ऊंचाई से निकलती हैं, ऊंचाई तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। और इनकी जो शाखाएँ होती हैं वो आपके तने जो होते हैं वो कठोर होते हैं और मोटे होते हैं और इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं उनको हम वृक्ष कहते हैं। तो आपको शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में समझ में आ गया होगा कि शाक वाले जो पौधे होते हैं उसके तने मुलायम होते हैं और उनके तो तने होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, पत्तियां भी हरे कलर की होती हैं और ये जो होते हैं छोटे पौधे होते हैं तो उनको हम शाक कहते हैं। और जो झाड़ी होती है उनके जो आधार तने होते हैं उनके आधार तने से ही उनकी शाखाएं निकलती रहती हैं और उनके जो तने होते हैं मोटे नहीं होते बल्कि कठोर होते हैं। और आपका जो वृक्ष होता है, वृक्ष जो होता है इनकी ऊंचाई बड़ी होती है और इनके तने जो होते हैं कठोर होते हैं और इनके पत्तियां, शाखाएं जो निकलती हैं आधार से कुछ ऊंचाई पर निकलती हैं। तो ये आपका जो है इन्हें हम वृक्ष कहते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। तो आपको वृक्ष, शाक, वृक्ष और उस झाड़ी के बारे में पता चल गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। आगे है,
अब लक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? कॉलम 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं आप, जो इसमें विभिन्न लक्षणों के आधार पर पौधों की सूची बना सकते हैं और उनको उनके वर्गों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके क्वालिटी के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे दिया है यहाँ देखिए वृक्ष का चित्र है। वृक्ष का चित्र ये हमने बताया कि ये जो होते हैं देखिए ब्राउन कलर का होता है इसका तना जो होता है, और आधार से कुछ ऊंचाई पे जाके यहाँ पत्तियाँ निकली होती हैं, और ये जो होता है कठोर होता है और थोड़ा मोटा होता है। आगे देखते हैं तना। तना क्या होता है? क्रियाकलाप सेकंड के माध्यम से देखेंगे। तना आवश्यक सामग्री 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड। हमको जो इसमें सामग्री चाहिए उसमें हमको 1 गिलास चाहिए, पानी चाहिए और लाल स्याही चाहिए, साथ साथ शाकीय पौधा और 1 ब्लेड चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, गिलास को 1/3 जल से भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें, शाक के तने को आधार से काटकर गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया है, 1 गिलास पानी लेंगे, 1 गिलास लेंगे उसमें आधा पानी लेंगे, उसके बाद उसमें लाल स्याही डालेंगे। लाल स्याही डालने के बाद पौधे जो होते हैं शाक के तने, जो शाक के तने होते हैं उसको कुछ ऐसे तिरछे में काटते हैं, उसके तिरछे में काट के उसको उसी में डाल देते हैं। फिर अगले दिन हम उसका परीक्षण करते हैं, अगले दिन हम उसका देखते हैं। तो हम इसका क्या देखेंगे, आगे है क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? यदि हाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? जब हम क्या करेंगे, 1 गिलास लेंगे उसमें आधा पानी लेंगे, उसके बाद उसमें हम लाल स्याही डालेंगे। लाल स्याही डालने के बाद शाकीय पौधा लेंगे, जो शाक वाले पौधे होते हैं उसको थोड़ा सा काट के तिरछा उस पानी में डाल देंगे। उसके बाद उसको दूसरे दिन उसका हम परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण जब देखेंगे कि उसमें जो लाल कलर है उसके पत्तियों या तने में थोड़ा थोड़ा लाल कलर दिखाई दे रहा है, तो ये लाल कलर आया कहाँ से? यही इसमें कह रहा है, क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? यदि हाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये जो पत्ती यहाँ पे दिखाई गई, तना दिखाया गया, इसमें लाल स्याही डाल के डुबा दिया गया है, तो ये जो तने होते हैं ये हल्का हल्का रेड कलर में आ जाते हैं, लाल कलर दिखाई देते हैं। आगे है एक मिनट देखना, हाँ, आप तने की मोटाई में काटकर इसे लाल रंग को देख सकते हैं। तना जो होता है उसकी मोटाई को काटकर हम लाल रंग में देख सकते हैं। आगे है इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने के ऊपर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर। इस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा कि जो लाल स्याही हम डाले थे वो तने के माध्यम से ऊपर जा रहा था, या जो है जल जो है तने के माध्यम से ऊपर चढ़ रहा था। तो ये तना जो है जल का संवहन का कार्य करता है। और आप जानते होंगे कि पौधों के तने में जो है 2 तरह के संवहन तंत्र पाए जाते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो होता है भोजन का संवहन करता है। तो ये जो तना है जल का संवहन कर रहा है, तो ये जाइलम के माध्यम से ही जा रहा है। और लाल स्याही की बात जल में विलीन जो अन्य खनिज लवण होते हैं उनका भी अवशोषण ये तना करते हैं और वहाँ तक पौधों तक पहुँचाते हैं। तो वही इसमें कि लाल स्याही की तरह जल में विलीन खनिज लवण जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। जो जल के तना के माध्यम से ही जल है, खनिज लवण है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी पोषक तत्वें जो होती हैं उसमें पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं और नलिकाओं के माध्यम से पौधों की जो है अन्य भागों में पहुँच जाते हैं। वही इसमें दे रहा पत्ती तथा अन्य भागों में पहुँच जाते हैं। पहेली ने सफ़ेद फूलों वाले शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा और एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे को गिलास सी में रखा। पहली ने क्या किया, वाइट रंग का फूल लिया, सफ़ेद रंग का फूल लिया, फिर उन्होंने उसको काटा। उसके काटने के बाद उसको गिलास में पानी लिया और लाल स्याही डाला, उसमें पौधे को डाल दिया। फिर दूसरी बार उसने क्या परीक्षण किया कि इस तरह से पौधे काटा था, उसके बाद उसको 2 भागों में काट दिया। यहाँ दे रहा दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहल कार्य किया। कौतूहल मतलब आश्चर्यजनक कार्य किया। उसने इसकी लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काट दिया। इसकी लंबाई के अनुदिश आधा भाग में 2 तरह काट दिया। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे को गिलास सी में रखा।
चित्र में चित्र 7.7 दिखाएगा, उसमें गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीली स्याही की कुछ बूंदें डाली। इन्होंने क्या किया, व्हाइट रंग का फ्लावर लिया, व्हाइट रंग का फ्लावर लिया, उसमें उन्होंने काटा और गिलास में पानी रखा, उसमें लाल स्याही डाल के उसको डाल दिया। ये फिगर जो दिखाया है इसमें नॉर्मली किया। उसके बाद उन्होंने कुछ उसको आश्चर्यजनक करने की कोशिश किया, उसमें कुछ अलग ही अपने दिमाग से प्रैक्टिकल करने की। उसने क्या किया, जब कोई फ्लावर लिया, इस टाइप से कोई फ्लावर लिया, फ्लावर के ये जो तना होता है इसके लंबाई के अनुदिश मतलब इसी के अनुसार आधा आधा पार्ट में काट दिया। आधा आधा पार्ट में देखिए काटने के बाद कुछ इस तरह से आधा इस गिलास में आधा इस गिलास में रखने का प्रयास किया। एक गिलास में उन्होंने लाल स्याही डाला, एक गिलास में नीली स्याही डाला। आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। गिलास ए के फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फुलवारी शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। जो गिलास ए में रखा हुआ है उसके बारे में और गिलास बी और सी में जो रखा हुआ है उसके बारे में परीक्षण करिए, अवलोकन करिए, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करें कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। जब आपने क्रियाकलाप सेकंड में तने को मोटाई में काटा था तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं? क्या इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करें। जब उन्होंने क्रियाकलाप सेकंड में किया था और तने को मोटाई में जब काटा था, तने को मोटाई में काटने का मतलब ऐसे सीधे में जब काटा था तो उसमें क्या हुआ था, और काटने के बाद जब उन्होंने देखा इस तने को काटा तो अंदर जो है उसको हल्का हल्का वृत्ताकार रूप में ऐसे ऐसे लाल लाल धब्बे दिखाई दिए, लाल लाल धब्बे दिखाई दिए। तो क्या इससे पहेली को क्या परिणाम प्राप्त हुआ, पहेली ने क्या समझा, क्या व्याख्या की? आप इस प्रक्रिया को, क्रियाकलाप को स्वयं भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है पत्ती। पत्ती के बारे में क्या कह रहा है, आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी को आकृति, आकार तथा रंग एक जैसे हैं? आप अपने आसपास की पत्तियों को लेके आइए, उसके आकृति, रंग और उसके आधार पर उसका चित्र बनाइए। उसको जो है देखना है और अपने उसमें चित्र बनाना है। क्या इन सभी, तो देखना है कि क्या सारे पत्तियाँ जो है उनका आकृति, आकार और कलर जो है सेम है कि अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो वही इसमें लिखा है कि क्या इन सभी की आकृति, आकार और रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती हैं पड़वृंत कहलाती हैं। तने का वह भाग होता है जो पत्ती से जुड़ी रहती है वो पड़वृंत कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका तना है, यहाँ से एक शाखा निकलती है, उसके बाद पत्ती जो है ऐसे करके इसमें पत्ती निकलती है। तो ये जो ये भाग है जो ये तने से जुड़ा हुआ है इसे हम पड़वृंत कहते हैं, पड़वृंत कहते हैं। तो यह तने के किस भाग से जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो पड़वृंत। आगे है, पड़वृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जैसे पत्ती होता है इस टाइप से होता है तो उसके जो दोनों तरफ के फेस होते हैं, जो चपटे भाग होते हैं उसे हम फलक कहते हैं। ये जैसे पत्ती है यहाँ दिया है, इसका ये जो परत होता है इसके उधर का परत जो होता है उसको हम फलक कहते हैं। आगे है, क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इस भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पड़वृंत होते हैं? क्या हम अपने आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पाए जाते हैं, उनकी पत्तियों को हम तोड़ेंगे, उनके मतलब देखने का प्रयास करेंगे कि क्या सभी में पड़वृंत पाए जाते हैं? क्या सभी में पड़वृंत होते हैं और उसके साथ साथ फलक भी पाए जाते हैं? तो हाँ, ऐसा होता है। कुछ पौधों में है जो पड़वृंत नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली पौधे जो होते हैं उसमें पड़वृंत पाए जाते हैं। वो पड़वृंत के माध्यम से ही जुड़े होते हैं और पत्तियों में फलक तो होते ही हैं। आगे है, पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। हमको पत्ती के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमको और जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, पत्ती का छाप लेना है। और हमारे मन में आएगा कि पत्ती जो है अपना छाप नहीं छोड़ती है, तो हम इसके लिए और भी क्रियाकलाप करके और भी माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे है क्रियाकलाप थर्ड। क्रियाकलाप थर्ड में क्या कहता है, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? हमको क्या करना है, एक पत्ती लेना है और सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ जो है उसके नीचे पत्ती को रख देना है। पत्ती को रखने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई पत्ती है, ऐसे करके पत्ती है, हम पत्ती लेते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे कागज़ रख देंगे, पत्ती के ऊपर ऐसे कागज़ रख देंगे। उसके बाद इसको हम अंगूठे
से ऐसे करके दबा लेंगे। दबाने के बाद क्या करेंगे, पेंसिल से ऐसे तिरछा करके थोड़ा थोड़ा ऐसे हम स्क्रैच करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने पे हमको क्या दिखेगा कि जब हम स्क्रैच करेंगे तो पत्ती पे जो इसकी जो पत्तियों में ये सारी शाखाएं जो निकली होती हैं, मोटी मोटी शाखाएं, पतली पतली शाखाएं जो होती हैं, वो पेपर पे जो छप जाएंगी, उसकी शाखाएं जो है पेपर पे आ जाएंगी। तो वही है, इसमें एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 10.9 में दर्शाए गए हैं तरीके से एक स्थान पर दबा कर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? यह छाप जो है पत्ती की तरह डिज़ाइन आपको पता चल रहा है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती की जो इन रेखित संरचना होती हैं, जब हम पत्ती जो हमको ऐसे करके मिलती है, पत्ती होती है उसमें जो ऐसे रेखित संरचनाएं जब पेपर में बन जाती हैं, तो ये जो सारी संरचनाएं होती हैं इनको हम सिरा कहते हैं, इनको हम सिरा कहते हैं। और क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? जो पत्ती जब हम देखते हैं तो पत्ती में ये बीच वाली जो होती है मोटी होती है और एक बीच में इधर भी मोटी मोटी होती है। उसके बाद हमको छोटी छोटी इसमें ऐसे बारीक बारीक बहुत पतली पतली दिखाई देती हैं। तो ये जो मोट वाली बीच में जो मोटी वाली पत्ती होती है, मोटी वाली जो सिरा होती है, उसको हम मध्य सिरा कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पत्तियों में जो अनेक सिराएँ दिखाई देती हैं, रेखित सिराएँ दिखाई, जो रेखित संरचनाएँ होती हैं उनको हम सिरा बोलते हैं। और लेकिन जो बीच में मोटी वाली जो सिरा होती है, मोटी वाली जो इसमें सिराएँ होती हैं, उनको हम मध्य सिरा कहते हैं। आगे है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जो पत्तियों द्वारा सिरा पे बनाई गई डिज़ाइन होती हैं, डिज़ाइन मतलब इस टाइप की जो पत्ती है, इसमें जो ये बारीक बारीक छोटी छोटी जो सिराएँ निकलती हैं, इन सारे को हम सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास मतलब सिरा जाल होता है, वो फैला होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। आगे है, यदि यह डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास जालिका, आगे है, जालिका रूपी कहलाता है। अगर यह दोनों तरफ पाया जाए तो इसे हम जालिका रूपी कहते हैं। यह जो सिरा विन्यास है, अगर दोनों तरफ पाया जाएगा तो इसको हम जालिका रूपी कहते हैं। तो आपको पत्ती के बारे में समझ में आया होगा कि हम पत्ती के बारे में क्या प्रैक्टिकल करेंगे। हमको क्या करना है, एक कागज़ लेना है और एक पत्ती लेना है। पत्ती को कागज़ के नीचे रखना है, उसके बाद उसको हम हाथ से दबाएंगे और हाथ से दबाने के बाद पेंसिल से हम स्केच करेंगे। पेंसिल से स्केच करेंगे तो हमको क्या होगा, जो उसकी तनाएँ होती हैं, उसकी जो सिराएँ होती हैं, वो उस पर छप जाती हैं, पेपर पे कागज़ पे जो है छप जाती हैं। तो जब छप जाती हैं तो हम इस पे जान जाते हैं कि पेपर का छाप हमको मिल गया। उसके बाद पेपर जो इसमें जो पत्तियां होती हैं, जिससे ये तने के माध्यम से जुड़ा होता है, उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। और इसमें अनेक सिराएँ होती हैं, इन सारों को सिरा कहते हैं। और इन सिराओं में जो बीच वाला जो होता है, ये कुछ मोटा होता है, जिसे हम मध्य सिरा कहते हैं। और मध्य सिरा, फिर ये जो सारे सिराएँ होती हैं, इससे छोटी छोटी संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम सिरा विन्यास कहते हैं। और सिरा विन्यास जो होते हैं, जब ये मध्य सिरा दोनों साइड अगर पाया जाए तो इनको हम जालिका कहते हैं, जालिका विन्यास कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा पत्ती के बारे में। यहाँ पे देखिए, जैसे ये पत्तियाँ दिया हुआ है, ये पत्ती दिया हुआ है, ये आपका पीपल का पत्ती दिख रहा है। इसमें ये जो मोटा वाला सिरा है, ये मध्य सिरा हो जाएगा। ये जो सारे सिराएँ दी हुई हैं, फिर बाकी सिराएँ जो होती हैं, देखिए ऐसे फैली हुई हैं। और ये सिरा विन्यास जो है एक समांतर क्रम में दिया हुआ। कुछ पत्तियों में ऐसे होता है, समांतर नहीं होता। समांतर मतलब एक बराबर दोनों साइड नहीं रहते हैं, कुछ गड़बड़ी रहते हैं। इसमें देखिए दोनों साइड जो है बराबर दिए हैं, मतलब एक समांतर क्रम में दिया हुआ है। और ये जो है, इसमें जो देखे हैं आप, जालिका रूपी समांतर पाए, मतलब दोनों साइड इनके सिरा विन्यास जो है फैला हुआ है, दोनों साइड है, तो ये जालिका रूपी समांतर है। ओके, चलिए, तो चित्र 7.10 में एक में आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि ये जो जालिका रूपी है, ये जो पत्तियां होती हैं, घास की जो पत्तियां होती हैं, इनमें जो सिराएं होती हैं दोनों तरफ पाए जाते हैं और समांतर दिशा में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। और ऐसे सिरा विन्यास को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। इसको चित्र 7.10b में दिखाया गया है। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। जहाँ पौधों को देखेंगे, पेड़ को देखेंगे, तो उसमें हम पत्तियों को तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही हम देख के कोशिश करेंगे कि इसमें सिरा विन्यास कौन सा है, मध्य सिरा कौन सा है, सिरा जालिका कौन सा है, और उसमें और भी पर्णवृंत क्या है। तो हम यही लिखा है कि विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उसके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आगे है, आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं, पत्तियों का कार्य क्या होता है। क्रियाकलाप 4 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। क्रियाकलाप 4 है,
आवश्यक सामग्री साक पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। हमको क्या करना है, साक वाले पौधे लेना है। साक वाले पौधे क्या थे, जिनकी पत्तियां और तने हरे कलर की थी और उसकी साइज छोटी थी और मुलायम, उसके तने जो है मुलायम थे, ठीक है। तो साक वाले पौधे लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। इसमें क्या करना है, हमको जब क्रियाकलाप करना है तो ये दिन के टाइम करना है, हमको दिन के समय इस प्रैक्टिकल करना है। इस प्रैक्टिकल के लिए हमको धागा चाहिए और साक वाली पौधे चाहिए, साक वाली पौधे चाहिए, धागा चाहिए और साथ में पॉलीथीन की 2 पारदर्शी थैले चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, जब धूप बहुत तेज़ हो तब हमको इस प्रैक्टिकल को करना है। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। जो पौधा स्वस्थ हो और पूरी तरह से सिंचित हो, जिसमें सिंचाई पूरी तरह से किया गया हो, पानी भरपूर मात्रा में वो ग्रहण किया हो, ऐसे पौधों का हमको जाँच करना है या उसको लेना है। उसको धूप में जो रखा हुआ है उसको लेना है। फिर किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। फिर हमको क्या करना है, कोई पौधा ले लेंगे जो पूरी तरह से सिंचित हुआ हो और खिला हो, एकदम स्वस्थ हो। उसके बाद उसको हम ले लेंगे, उसकी जो देखिए ऊपरी तना को हम पन्नी से, पॉलीथीन से उसको धागे से ढककर बांध देंगे। इसको देखिए पॉलीथीन से ढकेंगे और धागे से इसको हम बांध देंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे है पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रखिए। हम क्या करेंगे, एक पत्ती लेंगे जो हरा भरा हो, स्वस्थ हो, सिंचित हो, उस पौधे की पत्ती लेंगे। उसके बाद उसमें पन्नी से हम ढक के उसको धागे से बांध देंगे। उसको धागे में बांध के उसको रख देंगे और दूसरा हम खाली पन्नी को धागे से बांधकर ऐसे रख देंगे, उसमें पौधे की पत्ती नहीं डालेंगे। तो इसमें कह रहा पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध के रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, जब कुछ टाइम बाद हम पौधों जो पन्नी से बंधा हुआ पौधा है उसको हमको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखेंगे तो उसमें हम क्या पाएंगे। क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आईं? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। हमको क्या करना है, फिर देखना है कि थैली के अंदर कोई बूंदें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं। ये बूंदें किस थैली में है, पौधे वाले में है या खाली वाले में है? हमको इसको देखना है कि कहाँ से आई, ये बूंदें कहाँ से आई हैं। उसके बाद हम इसको कार्य करने के बाद, क्रियाकलाप के बाद हम पॉलीथीन को हटा देना ज़रूरी होता है। फिर है जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो जल पे जब हम देखेंगे पॉलीथीन में छोटी छोटी जल की बूंदें आ जाएंगी, तो ये जो जल बूंदें कहाँ से आई हैं, पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया गया है, पत्तियों द्वारा वाष्पित करके जल निकाला गया है। यही क्रिया जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो आप वाष्पोत्सर्जन के लिए समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है कि हरा भरा स्वस्थ पौधा लेना है जो पूरी तरह से सिंचित हो और धूप में रखा हुआ। उसमें से पौधे को लेके हम उसमें से कुछ टहनियों को लेंगे, थोड़ी सी पत्ती लेंगे, टहनी लेंगे। उसके बाद उसमें हम पॉलीथीन से ऊपर ढक के इसके धागा से बांध देंगे और एक अलग पॉलीथीन को हम ऐसे ही रख देंगे। फिर हम कुछ देर बाद उसमें अवलोकन करेंगे या देखेंगे कि किसमें जल की बूंदें हैं, खाली वाले में है या पत्ती वाले में है। और हम देखने के बाद देखेंगे कि जो पत्ती वाला है उसमें छोटी छोटी जल की बूंदें आ गई हैं। छोटी छोटी जल की बूंदें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? तो ये जो जल की बूंदें हैं ये पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आई हैं और यही क्रिया जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आगे है प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। प्रक्रम द्वारा मतलब क्रिया के द्वारा पौधे जो होती हैं ये बड़ी मात्रा में जल जो है वायुमंडल में छोड़ती हैं। वो वाष्पोत्सर्जन लगातार करती रहती हैं, हम उनको सिंचित करते रहते हैं और वो पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं। तो यही इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हम चैप्टर नंबर 14 में इसके विषय में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते? जहाँ पत्ती जो था उसके ऊपर धागा क्यों बांधे, उस पर पॉलीथीन क्यों बांधा? तो अगर हम पॉलीथीन नहीं बांधते तो वाष्पोत्सर्जन हो जाता, तो वाष्पोत्सर्जन को हम देख नहीं पाते कि पत्तियाँ पानी कहाँ से निकला और पानी कहाँ से गया। उस पर हम पॉलीथीन बांधे थे जिससे पत्तियों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन हुआ था वो पॉलीथीन पर जाके चिपक गया था या रुक गया था और उस पॉलीथीन के माध्यम से हमको समझ में आया कि पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वैसे ये वायुमंडल में उड़ जाती तो हम समझ नहीं पाते कि ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती कैसे, जलवाष्प कहाँ से आता है। तो वही हमने पत्तियों के ऊपर थैली क्यों बांधा? क्या
पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख सकते हैं, मतलब किसी अन्य तरीके से अगर हम पॉलीथीन नहीं बांधते उस पर तो क्या हम जल वाष्प को देख सकते थे। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो जल था उसमें अगर हम नमक या चीनी का घोल मिलाते थे, उसके बाद उस पर जो हम क्रिया करते थे उस पर हम उसको गर्म करते थे तो पानी जो था वाष्प बन के उड़ जाता था और उसके नीचे तली में जो बैठ जाता था नमक या चीनी जो है उसके तली में आ जाता था। तो वही क्रिया इसमें कह रहा है कि अध्याय 5 में हमने क्रियाकलाप के माध्यम से याद कीजिए, स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। और जल जो होता था उसको जब हम ज़्यादा गर्म करते थे तो वो वाष्प में बदल जाता था, फिर वाष्प को हम ठंडा कर लेते थे तो जल में आ जाता था। जल को अगर हम फ्रीजर में रख देते थे तो ठोस रूप में बर्फ रूप में आ जाता था, फिर बर्फ को हम गर्म करते तो पिघल जाता था, वाष्प बनता था, फिर वो पुनः अपनी अवस्थाएं आ जाता था। तो वही है कि जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगती है। उस हमको प्रक्रम को, उस क्रिया का नाम बताना है जिसके माध्यम से जो बूंदें होती हैं थैली पर पुनः दिखाई देने लगती हैं। आगे है पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका भी अध्ययन करें। पत्ती जो होते हैं उसके कई कार्य होते हैं तो उसके कुछ और भी कार्य हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। इसमें है क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में क्या कहता है। आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, वर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन। हमको आवश्यक सामग्री क्या क्या लेना है। पत्ती लेना है, स्प्रिट लेना है, बीकर लेना है, परख नली लेना है, वर्नर लेना है, जल लेना है, प्लेट लेना है और आयोडीन विलयन लेना है। इतना सारा आवश्यक सामग्री लेना है। उसके बाद क्या करना है। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल में भली भांत धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। हमको क्या करना है। परख नली लेना है, परख नली में हमको पत्ती डाल देना है, कुछ पत्तियां डालने हैं। उसके बाद उसको हमको बीकर में डालना है, बीकर में रख के उसमें बीकर में पानी डाल के उसको हमको गर्म करना है। और जब तक गर्म करना है जब तक पत्ती का जो हरापन है वो खत्म ना हो जाए, पत्ती का जो हरापन है वो पानी में ना आ जाए। तो वही इसमें कह रहा है कि परख नली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब परख नली को जल में आधे भरे बीकर में रखिए और बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती में हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल आता। और परख नली को फिर सावधानी पूर्वक उसको हम बाहर निकालेंगे और पत्ती को भली भांत धो लेंगे। उसके बाद जल से भली भांत धो लेंगे। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। जब उसको पानी को बाहर निकाल लेंगे तो उसको प्लेट में रख के उस पर कुछ आयोडीन की बूंदें डालेंगे, आयोडीन का विलयन डालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे है आप क्या देखते हैं। अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। जब हम लोग अध्याय चैप्टर 2 पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग खाद्य पदार्थ जो थे उसका परीक्षण किए थे, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें वसा है, किसमें प्रोटीन है। तो वही परीक्षण हमको फिर से याद करना है कि हम उसमें क्या किए थे, क्या उस परीक्षण के माध्यम से हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो वही अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है पत्ती में मंड है। इसका क्या अर्थ है कि पत्ती में मंड है कि नहीं। आयोडीन का विलयन डालेंगे तो उस पर कैसा सूचक आएगा, कैसे हम जानेंगे कि पत्ती में मंड है कि नहीं है। आगे हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी उपस्थित मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि आलू में भी स्टार्च मंड पाए जाते हैं। तो ये जो मंड स्टार्च होते हैं वो पौधों के विभिन्न भागों से आकर उसमें एकत्र हो जाते हैं, पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाते हैं। परंतु पत्तियां और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। लेकिन पत्तियां जो होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं और क्लोरोफिल जो होते हैं वो हरे कलर को ही प्रदर्शित करते हैं। तो पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां जब भोजन बनाती हैं तो उसके लिए उनको क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाती हैं जिसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं।
आगे है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसके बाद हमको ये ऑक्सीजन देते हैं, पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं और उसके बदले हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो वही है कि इस प्रक्रम में हमको ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। और पत्तियों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है, वो जो भोजन बनाते हैं वो अपने पौधों के विभिन्न भागों में वो लोग एकत्र कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, ये संचित कर लेते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है तथा यह पौधे के किसी और भाग से यहाँ तक नहीं पहुँचा है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि पत्तियाँ ही मंड का संचय करती हैं, मतलब मंड का जो संचय है केवल पत्तियों में होता है और अन्य किसी भाग से वो वहाँ तक नहीं जाती हैं? ये कैसे हम कह सकते हैं? इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। ये जो क्रियाकलाप हमने किया था कि पत्ती में मंड है कि नहीं है, और उसका हम क्रियाकलाप पौधों को उसको हीट किया था, गर्म किया था। उसके बाद जब तक पत्ती का जो है कलर ना निकल जाए, कलर चेंज ना हो जाए, और जब सारे पत्ती का कलर चेंज हो गया था तब हम उसको विलयन को या बीकर को बाहर निकाल लिए थे और पत्ती को अच्छी तरीके से धो लिए थे। फिर उस पर कुछ आयोडीन का विलयन हम डाले थे। तो इस परीक्षण को हम किसी और विधि से भी दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इन पौधों की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। इस पर पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले हमको क्या करना है कि पौधे युक्त मतलब पौधा जिसमें हो ऐसे हमको 2 गमले लेने हैं, एक गमले या 2 गमले एक गमले लेने हैं। उसको हमको 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देना है। अंधेरे कमरे में रख के उसके थोड़े से भाग जो है दोनों ओर से काले कागज़ से ढक देना। उनका जो थोड़ा आंशिक भाग, थोड़ा सा भाग उसको काले कागज़ से ढक देना है। उसके बाद इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। पहले दिन हमको क्या करना है कि गमले लेना है, उसको 1 या 2 दिन के लिए हमको अंधेरे कमरे में रखना है। फिर उसके बाद उसको थोड़े दिन या थोड़े उसके पार्ट को काले कपड़े से ढक देना है, काले कपड़े कागज से ढक देना है। उसको फिर पूरे दिन धूप में रख देना है। अब आंशिक रूप से काले पौधे का कौन सा ऊपर है, काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। जब वो काले कलर का जो पत्ती हो जाएगा, पत्ती में जब काला कलर आ जाएगा तो उसको तोड़ के हमको उसमें मंड का परीक्षण करना है। आगे है, आप क्या देखते हैं? क्या इन प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिलती है कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं है? इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। इसके बाद हम देख के यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो पत्ती जो होता है उसको काले कागज से जिसमें हम ढके थे उसमें मंड का स्टोर नहीं हुआ, मंड उसमें एकत्रित नहीं है। और जो पत्तियां जो हैं प्रकाश संश्लेषण की हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वो अपना भोजन बनाई हैं, वो पत्तियां जो है मंड का संचय की हैं। तो वही है कि यह समझने में सहायता कीजिए कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है परंतु काले कागज से जो ढके हैं उसमें मंड उपस्थित नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पत्ती होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संचय करती है। आगे है, अब तक हमने 2 क्रियाकलाप किए। उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रयोग किया, उसमें देखा कि तना जो होते हैं वो जल पहुंचाने का कार्य करते हैं, जल पहुंचाते हैं पत्ती तक। तना जो है पत्ती तक जल पहुंचाते हैं और पत्ती जो होती है वो जल के माध्यम से भोजन बनाती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। तो वही है, उसमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुँचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वातपोत्सर्जन द्वारा होता है। पत्तियों से जो जल की कुछ बूंदें होती हैं, जल का जो ह्रास होता है कुछ वो वातपोत्सर्जन की क्रिया भी करती हैं जिसके द्वारा उनके पत्तियों से जल जो है बाहर निकल जाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती हैं। तने और पत्ती से पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? तना जो होता है, पत्ती जो होता है, उसको जल कहाँ से प्राप्त होता है? यह कार्य जो है जड़ें करती हैं। जड़ के माध्यम से ही तने और पत्ती को जल पहुँचता है। आगे है जड़। जड़ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ देखिए फिगर भी दिया था, इसमें चित्र दिया था पत्ती का जो हम परीक्षण कर रहे थे बीकर में पत्ती को डाल के उसके बाद उसको हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। जब तक ये पत्ती का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको गर्म कर रहे थे। उसके बाद पत्ती को हम निकाल के धुल ले रहे थे, फिर इसमें चेक कर रहे थे कि मंड है कि मंड इसमें नहीं है। उसके लिए हम क्या करते थे, आयोडीन का विलयन डालते थे। और जैसे हम पुराने खाद्य पदार्थों में जाँच किए थे कि उसमें पोषक तत्व में मंड है कि नहीं है, जब इसमें आयोडीन का हम विलयन डालते थे तो ये जो था वो कागज़, वो जो पत्ती होती थी वो हरे कलर में हो जाती थी, बैगनी कलर में या
काले कलर में हो जाती थी, तो जिससे हमको पता चल जाता था कि अगर उसका कलर बैगनी या काला हो गया है तो इसमें मंड की उपस्थिति है, मंड पाए जाते हैं। तो वही परीक्षण यहाँ पे किया है। चलिए हम लोग अब आगे जड़ देखते हैं। जड़ क्या है? जड़ है चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और बूझो ने कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। इसमें जो चित्र दिया है 7.3 दिया रहा है, इसमें पौधों को जल दे रहे हैं और इसमें कौन है, ये पहेली या बूझो दोनों में से कौन पौधे को सही प्रकार से जल दे रहा है या पानी देने की जो इन लोग का जो प्रोसेस है वो सही है। आगे है पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पौधे के कौन से भाग मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, इसके बारे में हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। आगे क्रियाकलाप 6 है। इसमें क्या है? आवश्यक सामग्री 2 गमले लेना है, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची तथा जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना है। 4-5 विद्यार्थियों का एक समूह रहेगा, उसके माध्यम से हम लोग जांच करेंगे। इसमें 2 गमले लेंगे, कुछ मिट्टी है, खुरपी है, ब्लेड है। उसके बाद क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह के माध्यम से करेंगे। 4-5 उसके समूह लेंगे विद्यार्थियों का। अगला है आगे, बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। बगीचे से क्या करेंगे? किसी खरपतवार के 2 पौधों को हम सावधानी से उखाड़ेंगे, ध्यान से उखाड़ेंगे। ध्यान रहे कि उसकी जड़ों को कोई क्षति ना पहुँचे। हम इस टाइप से उसको उखाड़ेंगे कि उसकी जो जड़ होगी वो टूटे ना। उसको आसानी से उखाड़ना है कि उसकी जड़ों को कोई क्षति ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। खरपतवार जो होते हैं उसमें एक पौधे में एक गमले में मिट्टी डालकर उसको लगा देना है। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। हमको क्या करना है कि किसी बगीचे में जाना है, वहाँ खरपतवार का 2 पौधा लेके आना है और उसको ऐसा लाना है कि उसके जो जड़ें हैं वो ना टूटे, जड़ें जो है क्षति ना पहुँचे। उसके बाद खरपतवार का क्या करना है? पौधे को एक गमले में मिट्टी से लगा देना है और दूसरे को क्या करना है? दूसरे की जड़ को हम काट के उसको दूसरे गमले में लगाना है। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। चित्र 7.14b में इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। इन दोनों को नियमित रूप से जल देना है। जैसे देखिए इसमें हम एक जड़ के माध्यम जड़ के साथ लाए हैं, उसको हम गमले में लगा दिए हैं और दूसरे में हम जड़ काट के उसको गमले में लगाए हैं। फिर दोनों को हमको बराबर मात्रा में पानी देना है। फिर आगे देखिए क्या होता है। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। 1 सप्ताह तक हम इसका परीक्षण करेंगे, 1 सप्ताह तक हम देखेंगे, उसमें से देखेंगे क्या दोनों पौधे जो हैं ये स्वस्थ हैं। आगे है, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है परंतु एक की जड़ नहीं है। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ की एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? हम दोनों पौधों का नियमित जो है निरीक्षण करेंगे, नियमित रूप से जल देंगे। उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है एक पौधे में तो जड़ ही नहीं है। क्या इस क्रियाकलाप में जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाए कि मतलब जिसमें जड़ है उस पौधों में क्या परिवर्तन हुआ है और जिसमें जड़ नहीं है उन पौधों में क्या परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में हम जान पाएँ। आगे है, जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। जड़ के जो महत्व क्या है, जड़ के कार्य क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक कार्य करते हैं। आगे है क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 क्या कहता है? आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। हमको क्या करना है? मक्का या चने का बीज लेना है, रुई लेना है, कटोरी लेना है और जल लेना है। 2 कटोरियाँ लेना है, उसमें भीगी हुई रुई रखना है। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद ना बन जाए। हमको क्या करना है? चना लेना है या मक्का का बीज लेना है, रुई लेना है, कटोरी लेना है। 2 कटोरी लेना है, भीगी हुई जो रुई रहेगा उसमें हमको कटोरी में 3-4 बीज चने का या 3-4 बीज मक्के का डालना है। एक कटोरी में चना डालेंगे, एक कटोरी में मक्के का बीज डालेंगे। उसके बाद रुई को क्या करेंगे? उस पर जो रुई जो होता है उस पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते रहेंगे जब तक उसमें नया उद्भव ना अंकुरित ना हो जाए, नया बीज उसमें नया अंकुरित मतलब अंकुर या नया उसमें ना निकल जाए। तब तक हम इसको बीज को अंकुरित करते रहेंगे, नया पौधा ना निकल जाए। कह सकते हैं कि अंकुरित होकर नवोद्भिद ना हो जाए, नया बीज ना हो जाए। आगे है, 1 सप्ताह बाद उसे खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। 1 सप्ताह बाद उसको रुई से हमको आराम से निकालना है, निकाल के खींच के उसको बाहर करना है। फिर दिया है चित्र 7.15 में, क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच
खिंच आता है जो नवोद्भिद नया बीज जो है, क्या उस रुई से आराम से वो बाहर निकल आता है, और अगर बाहर निकल आता है तो क्यों निकल आता है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा था कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता था। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जमाए जकड़े रहती हैं, इन्हें मिट्टी में पौधे को स्थिरांक कहते हैं। हम क्रियाकलाप 6 में देखे थे कि जो पौधे थे हम उसको जब ज़मीन से निकालते थे तो हमको खींच के निकालना पड़ता था, उसको खींच के निकालना पड़ता था, और उसको हम खींच के निकालने में आसानी नहीं होती थी, हमको पौधों को निकालने में आसानी नहीं होती थी। क्रियाकलाप 6 में भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। उनको हम आसानी से नहीं निकाल पाते थे, उनको हमको मिट्टी से खोद के निकालना पड़ता था। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जमाए रखती हैं, जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़े रहती हैं, और इन्हें मिट्टी में पौधे जो होते हैं वो स्थिरांक होती हैं, पौधे में स्थिर रहती हैं। ये पौधे जो होते हैं मिट्टी में स्थिरांक के रूप में रहती हैं, स्थिर के रूप में रहती हैं। आपने देखा कि तने पत्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विभिन्नता पाई जाती है? आइए इसका पता लगाएं। आपने देखा होगा कि तने और पत्ती विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती हैं? आइए इसका पता लगाएं। इसका पता हमको लगाना है क्रियाकलाप 8 के माध्यम से देखेंगे हम। हाँ, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 8 में क्या कहता है? चित्र 7.161 एवं 7.162 को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, क्या इन चित्र 7.161 के समान दिखती हैं अथवा चित्र 7.162 की तरह दिखती हैं? हमको क्या करना है, दोनों फिगर को देखना है, 7.161 देखना है और 7.162 देखना है, दोनों का प्रेक्षण करना है कि क्या दोनों बीज एक समान दिखती हैं। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? मक्का जो बीज है उसकी जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का और चना लिखिए। इसमें जो है पहचान करके हमको उसके बारे में लिखना है, फिगर यहीं दिया होगा। आगे है चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं। चना और मक्का देखेंगे उनकी जड़ों में क्या समानता पाई जाती है और वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, कैसे भिन्न है। आगे है ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। हमको पता है कि जड़ जो होती है 2 ही प्रकार की होती हैं, क्या इसके कुछ और भी प्रकार हैं? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये मक्के का बीज और मक्के का बीज और चने का बीज दिया है, उसमें से आपको मैच करना है कि कौन सा मक्के का बीज है और कौन सा जड़े का बीज है और किस प्रकार का बीज ये है और इसमें कैसे नवोद्भुत निकला है। नवोद्भुत मतलब ये जो अंकुरित होकर इसमें जड़ के माध्यम से जो नया जन्म हो जाता है उसे हम कहते हैं। आगे है क्रियाकलाप 9। क्रियाकलाप 9 में क्या है, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों, कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। हमको खुले मैदान में जाना है, वहाँ पे खरपतवार ढेर सारे दिखाई देते हैं, हमको खरपतवार को उखाड़ लेना है, उसको मतलब खोद के निकालना है या उखाड़ लेना है, जो भी हो खोद कर निकालना है। उसके बाद उसके जड़ों को हम धुल देते हैं, धुलने के बाद देखते हैं कि किस तरह का जड़ उसमें हमको पाया जाता है। तो वही है धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार की जड़ें या तो चित्र 7.121 की तरह है या तो 7.122 की तरह है। जब हम खुले मैदान में जाएंगे वहाँ से खरपतवार निकालेंगे, खरपतवार निकालने के बाद उसकी जड़ें जो है उसको धुलेंगे, धुलने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये जड़ें एक तरह से दिखाई दे रही है, सारे जड़ एक तरह है कि उसमें चित्र के अनुसार कुछ दिखाए गए हैं। आगे है जिन पौधों की जड़ें 7.171 की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। इसमें चित्र में दिखाया गया है कुछ जड़ें जो होती हैं ऐसे करके निकलती हैं, ऐसे करके यहाँ पतला हो जाती हैं और इसमें सहायक ऐसी छोटी छोटी निकली होती है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो आपकी मूसला जड़ कहलाती हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और इसके बगल में जो छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं उसको हम पार्श्व जड़ कहते हैं। तो यही इसमें कह रहा है कि उनकी जो मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और तथा छोटी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.172 के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती हैं। इसमें एक फिगर भी दिया है जिसमें ऐसे आधार दिया, मिट्टी दिया, उसमें जो जड़ें होती हैं कुछ इस टाइप से होती हैं, इस टाइप से ऐसे फैली रहती हैं, ऐसे फैली रहती हैं। तो इसमें कोई मेन जड़, कोई मुख्य जड़ एक नहीं दिखाई देता है, सारी जड़ें जो होती हैं वो एक समान हमको दिखाई देती हैं। जो इस प्रकार की जो जड़ें दिखाई देती हैं उनको हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो यही है, उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती हैं, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। एकत्र किए गए जो खरपतवार हम इकट्ठा किए हैं या खुले मैदान से लेके आए हैं उसको छांटने का प्रयास कीजिए और उसमें जड़ के आधार पर उसको अलग अलग पार्ट में बांटिए।
मूसला जड़ वाले, यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया है, इसमें 7.71 में मूसला जड़ है। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ कहलाती हैं, और बगल में ये जो सारे जड़ें हैं ये पार्श्व जड़ कहलाते हैं। और झकड़ा जड़ जिसे रेशेदार जड़ कहते हैं, इसकी जड़ें जो होती हैं सारे जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, कोई इसमें मेन जड़ या प्राथमिक जड़ नहीं होता है। आगे है मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का। हम पौधों में जो है दोनों समूह को अलग अलग रखेंगे। मूसला जड़ और रेशेदार जो जड़ हैं उनको अलग अलग समूह बनाएंगे। उसके बाद हम जो मूसला जड़ हैं समूह ए वाले जो पौधे हैं उनकी पत्तियों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें सिरा विन्यास किस हिसाब से है, किस तरह से है। और पत्ती बी वाले जो पौधों की पत्तियां हैं उसमें हम सिरा विन्यास किस प्रकार का है। आगे देखते हैं, क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या हमने यह देखा कि जो पौधे की पत्ती है उसमें और जड़ में क्या रोचक संबंध है, दोनों में क्या समानता पाई गई है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आगे क्या है, क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं। जिनके बारे में, जिन पत्तियों के बारे में और जिन जड़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं उसको हमको सारणी में भरना है, क्या हम सही ढंग से उसको भर सकते हैं। सारणी दिया है जड़ के प्रकार और पत्ती में सिरा विन्यास, इसमें पौधों का नाम लिखना है, सिरा विन्यास लिखना है, जड़ के प्रकार लिखना है। इसमें पौधे के नाम में हमको लिखना है, इसमें क्या भरना है इसको आप समझ सकते हैं। पढ़ने के बाद तो आप बता सकते हैं कि किसमें मूसला जड़ पाए जाएंगे, किसमें झकड़ा जड़ पाए जाएंगे, और किसकी पत्तियों में आपका सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर रूपी होगा या साधारण वाला होगा, तो उसको आप लिख सकते हैं। आगे हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो जड़ होती हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। मिट्टी जो होती है वो जड़ जो होती हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, और तना जो होती हैं उनके पोषक तत्वों को अन्य माध्यम में पहुंचाने का कार्य करती हैं, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और यही लिखा है कि तना जो होता है जल तथा खनिज को पत्ती और पौधों के अन्य भागों में पहुंचाती हैं। जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। जड़ जो होता है, जाइलम जो होता है जड़ में पाया जाता है, और तना जो होती है वो पत्ती और उसके अन्य भागों को खनिज तथा पोषक तत्व जो है प्रदान करती हैं। फ्लोएम जो होते हैं वो छाल में होते हैं। फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाया जाता है। आगे है, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद है, सलजम है एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। जैसे इसमें से कुछ भाग होते हैं, कुछ पौधे के भोजन जो होते हैं, जो पौधे भोजन लेते हैं तने के माध्यम से लेते हैं, वो कहीं स्टोर हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं पौधों के विभिन्न भागों में। जैसे हम गाजर जो खाते हैं एक जड़ का रूप है, मूली भी एक जड़ का रूप है, शकरकंद है, सलजम है और टोपियोका है। तो ये अपने भोजन का जो हैं वो जड़ के माध्यम से करते हैं। तो हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं, पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। पौधों में भोजन जहाँ भी स्टोर रहता है, जहाँ भी भंडारित रहता है, उसका भी हम यूज़ करते हैं, उसको भी हम खाते हैं। जैसे आलू जो है एक प्रकार का तना है, तना जो है आलू जो है अपने तने में भोजन का संग्रह करता है, तो उसको हम लोग खाते हैं। शकरकंद गंजी जो है ये भी आपका तना है। अदरक जो है एक प्रकार का प्रकंद है, जिसे उसमें प्रकंद के रूप में उसमें भोजन संचित रहता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं। ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग खाते हैं। कुछ प्याज है, लहसुन है, ये सारे सल्ककंद होते हैं, जिसमें सल्ककंद के रूप में वो अपने भोजन को स्टोर करते हैं। आगे क्या है, क्या आप इन बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तने में कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। हम इस बात से सहमत होंगे कि तना जो होता है वो दो तरफ से कार्य करता है, कुछ जो पोषक तत्वों को ऊपर पहुंचाता है, कुछ पोषक तत्वों को नीचे पहुंचाता है। तो क्या हम चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन से पदार्थ वो ऊपर सिराओं तक ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है, और कौन से वो पदार्थ को नीचे भूमि तक पहुँचाने का कार्य करता है। यहाँ पे ये फिगर दिया है, इसमें पत्ती जो है दो तरह से, तना जो होता है दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, एक इधर भोजन ले जाने का कार्य करता है, एक इधर भोजन ले जाने का कार्य करता है। आगे है पुष्प। अब हम लोग जड़ पढ़ लिए, पत्ती पढ़ लिए, तना पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग पुष्प के बारे में। पुष्प के में क्या होता है, गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाएं। गुलाब का जो है उसमें हम लोग 3 आरेख लेंगे, पौधों के 3 चित्र बनाएंगे, जिसमें 7.19 में ए है, बी है, सी है। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। यहाँ पे चित्र दिया है, 3 चित्र दिया गया है गुलाब का।
इसमें गुलाब का डंठल दिया है, इस रूप में दिया गया, इस रूप में दिया गया। इसमें से हम किसको पहचान सकते हैं, किसको हम देख के पहचान सकते हैं कि गुलाब का पौधा है, कैसा है, इसमें क्या क्वालिटी है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो ये है कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों पहचान सकते हैं। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आप में अपने किस रंग का प्रयोग करेंगे। जब पुष्प को रंगने के लिए आप किस रंग का प्रयोग करेंगे। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा और क्या सरसों, एक मिनट, अमरूद के पुष्प भी देखे होंगे आपने। इतने सारे पुष्प की हम लोग बात की है, जिसमें है कुछ इसमें से जैसे सारे पौधे जो होते हैं वो लाल ही कलर के नहीं होते हैं, उनके कलर भी चेंज होते हैं। कई फ्लावर भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। तो उसमें जैसे घास है, घास का कलर अलग होता है, गेहूँ अलग होता है, मक्का अलग होता है, आम अलग होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखे हैं कि अमरूद के जो भी पुष्प होते हैं उसके भी पुष्प देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं, कुछ पुष्पों का हम लोग अध्ययन करके देखते हैं। यहाँ लिखा है अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ना लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है। जैसे कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग को गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी का फ्लावर ना लें, क्योंकि ये गुच्छों में रहते हैं, कोई एक फ्लावर के रूप में नहीं रहते हैं, इसमें ढेर सारे गुच्छे होते हैं, जिससे हमको असुविधा होगी। इसीलिए हमको यहाँ दिया गया है कि इन तीनों फूलों का यूज़ ना करें। आगे है क्रियाकलाप 10। क्रियाकलाप 10 में क्या कहता है, आवश्यक सामग्री, एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधों के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस तथा जल। हमको एक क्रियाकलाप करने के लिए उसके लिए हमको क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, एक पुष्प कलिका चाहिए, जिनमें से किसी भी पौधे के 2 फूल हो सकते हैं, चाहे वो धतूरे का हो, गुड़हल का हो, गुलाब का हो, सरसों हो, बैगन हो, भिंडी हो, गुलमोहर हो। उसके साथ साथ हमको एक ब्लेड चाहिए और स्लाइड या कागज चाहिए और आवर्धक लेंस भी हमको चाहिए, आवर्धक लेंस या जल चाहिए। इसके बाद चित्र 7.20 को ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें देखिए चित्र दिया हुआ है, इसमें फ्लावर है, ये बाह्यदल है और ये सारे जो होती हैं ये पंखुड़ियाँ होती हैं। तो इसमें 7.20 में पुष्प कलिका एवं पुष्प दिए हुए हैं। आगे है खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। खिले हुआ जो पुष्प है उसका प्रमुख भाग क्या है, यह जानने, यह पुष्प की पंखुड़ियाँ है। जो ये खिला हुआ भाग है, ये पुष्प में, फूल में जो खिला हुआ भाग होता है वो फूल की पंखुड़ियाँ कहलाती हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। ये सारी जो होती हैं ये पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। हम फूल देखे होंगे, कुछ फूल येलो कलर में होते हैं, कुछ ऑरेंज कलर में होते हैं, कुछ बैगनी कलर में होते हैं। तो सारी फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, भिन्न भिन्न कलर की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी, कली का प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती है, इसे बाह्यदल कहते हैं। हम विचार किए जो ये कलिका है, कलिका में ये पंखुड़ी कहाँ थी। जब हम गुलाब का कली देखते हैं तो पूरा जब ग्रीन पार्ट रहता है तो उसमें पंखुड़ियाँ कहाँ रहती हैं, पंखुड़ियाँ कहाँ छिपी रहती हैं। वही है कि आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ रहती हैं, कली का प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग, बाह्य भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। देखिए जैसे जब आप गुलाब का कली देखे होंगे तो कुछ इस टाइप से रहता है। आप इसमें पूरा ग्रीन ग्रीन हमको दिखाई देता है, पूरा ग्रीन दिखाई देता है। तो हम ये सोचते हैं कि इसमें पंखुड़ी कहाँ से आ जाती है, इसमें जो रेड वाले पार्ट है वो कहाँ छिपे रहते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये पूरे को हम बाह्यदल कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये बाह्यदल है और इसके अंदर ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये सारे फूल की जो है पंखुड़ियाँ हैं। इन दोनों के बारे में हमको अध्ययन करना है और यहाँ कुछ प्रश्न दिया है उसके हमको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न इसमें है कि इसमें कितने बाह्यदल होते हैं, इसमें कितने बाह्यदल होते हैं। कोई भी पुष्प लेंगे उसमें कितने बाह्यदल पाए जाते हैं। सेकंड इसमें कह रहा है क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है, क्या ये सारी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं या स्वतंत्र अवस्था में हैं। अगला है बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं, बाह्यदल जो होती हैं किस कलर की होती हैं और साथ साथ पंखुड़ी जो होती हैं वो किस कलर की होती हैं। अगला है आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है। हम जो फूल लिए हैं अलग अलग तरह का फूल लेंगे उसमें पंखुड़ियों की संख्या कितनी है। आगे क्या कहता है, आगे सारणी दिया है 7.3, इसमें पुष्पों का प्रेक्षण किया है। पुष्प का नाम लेना है, पंखुड़ी और का रंग और उसकी संख्या लेनी है, बाह्यदलों की संख्या और रंग लेना है, पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं, पुंकेसर स्वतंत्र है अथवा पंखुड़ी से जुड़ा है, स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है, हमको ये बताना है। इसमें इन्होंने गुलाब का फूल लिया, गुलाब के फूल में पंखुड़ियों की संख्या अनेक होती हैं। आप देखे ही होंगे कि गुलाब के फूल में पंखुड़ियों की संख्या अनेक होती हैं, उसका कलर जो है भिन्न भिन्न हो सकता है। बाह्यदल या संख्या, बाह्यदल जो होते हैं ऐसे करके
के जो पंखुड़ी बनी होती हैं ऐसे करके, इनकी जो संख्या होती है वो गुलाब में 5 होती हैं, लेकिन इसके कलर जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। पंखुड़ियाँ जुड़ी अथवा स्वतंत्र होती हैं। तो गुलाब में आप देखते हैं कि थोड़ा सा अगर हाथ लग जाए, ठोकर लग जाए तो सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में होती हैं। ये पृथक होती हैं, अलग अलग होती हैं। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े होते हैं। तो पुंकेसर जो उस पर छोटे छोटे बीज आप देखे होंगे, गुलाब जब तोड़ते हैं तो उसके बाद जब पंखुड़ी झड़ जाती है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बीज होते हैं, छोटे छोटे, यही आपका पुंकेसर कहलाते हैं। स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित होता है, तो स्त्री केसर भी इसमें उपस्थित पाया जाता है। आगे है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। जो अभी हम लोग सारणी देखे हैं उसमें हमको क्या करना है, किसी बगीचे में जाना है, वहाँ से विभिन्न तरह के पुष्पों को लाना है, उसके बाद उसको ला के उसका परीक्षण करना है और उसके बारे में सारा डिटेल हमको चार्ट में लिखना है। आगे है, आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब स्वतंत्र हो। हमको पुष्प के आंतरिक भाग को देखना है। आंतरिक भाग को हम कब देख सकेंगे? जब पुष्प पूरी तरह से जुड़ी हो, उसकी पंखुड़ियाँ जुड़ी हो, पंखुड़ियों से स्वतंत्र हो। तो जब पंखुड़ी से स्वतंत्र होगा तब हम उसके आंतरिक पार्ट को आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए धतूरे अथवा धतूरे या अन्य, ये धतूरे का फ्लावर है, धतूरे का फ्लावर इस तरह से होता है। तो धतूरे या एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम इसमें धतूरे का फ्लावर या किसी अन्य तरह का फ्लावर लेंगे, उसके जो है घंटाकार या घड़े का आकार, जो कीट बच्ची पौधा होता है जिसका आकार इस टाइप का कुछ होता है, इस पौधों को हम लेंगे। उसके बाद इसके हम लंबाई में काट के पुष्प के आंतरिक भागों में देख सकते हैं। लंबाई में मतलब ऐसे काटेंगे तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर हो जाएगा, तो उसके आंतरिक अंगों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल या पंखुड़ियों को हटा दीजिए। पुष्प के जो हमको आंतरिक भाग को देखना है तो उसके बाह्यदल जो ये हम लोग देखे थे ग्रीन वाला पार्ट जो जैसे गुलाब में दिख रहा था, इसको हटा देना है। उसके साथ साथ जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उसको भी हटा देना है। उसके बाद हम लोग उसके आंतरिक पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है, इस पौधे को लिया है, पुष्प के भाग को लिया है, उसको आधे पार्ट में काट दिया है। ये जो आपके ग्रीन वाले पार्ट दिख रहे हैं ये आपका बाह्यदल होता है, ये आपका पंखुड़ी होती है। और इसमें ये नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ अंडे की तरह होता है, ये आपका स्त्री वाला भाग है, स्त्री केसर इसको हम कहते हैं। और ये जो वर्तिका या वर्तिकाग्र यहाँ जो पाए जाते हैं इसको हम पुंकेसर कहते हैं। आगे है चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा आपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। 7.23 जो है उसमें उसको ध्यानपूर्वक देखना है। उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों को दिखाया गया है, पुंकेसर के अलग अलग पार्ट को दिखाया गया है। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उन्हें नामांकित कीजिए। हम उसमें जो पुंकेसर है उसको अलग अलग भाग में दिखाया गया है। दोनों भाग को क्या हम पहचान सकते हैं और पुष्प में पुंकेसर की जो संख्या होती है उसको ज्ञात कर सकते हैं, या उसका चित्र बना के उसको हम नामांकित कर सकते हैं कि इसमें पुंकेसर कौन कौन से, पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ये पौधे का पुंकेसर भाग दिया है। पुंकेसर भाग में ये जो होता है ये तंतु होता है, ये जो बीज छोटा छोटा निकला होगा, आप गुड़हल का फ्लावर देखे होंगे, इसमें ये परागकोश कहलाता है, ये पुंकेसर के भाग हैं। आगे है स्त्री केसर के भाग, इसमें स्त्री केसर का भाग दिया है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में मतलब बीचों बीच में जो स्थित भाग होता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर का भाग देखिए इस तरह से दिया है। पौधे जो होते हैं ये जो भाग होते हैं ये सारे स्त्री केसर होते हैं। ये बीच में अंडाशय होता है और इसके ऊपर ये वर्तिका और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, ये सारे स्त्री केसर के भाग हैं। और आपने अभी पुंकेसर के भाग देखे, पुंकेसर में 2 तरह के थे, परागकोश था और तंतु था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर को हटा दीजिए। अगर अब आपको पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं स्त्री केसर के भाग को तो पुंकेसर को ऊपर से हटा देना है। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। जो अभी आप फिगर देखे हैं उसके माध्यम से हमको स्त्री केसर के भाग को पहचानना है। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री केसर जो है उसका हमको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। क्रियाकलाप 11 के
माध्यम से देखना है। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। पुष्प का अंडाशय की हमको संरचना का अध्ययन करना है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। किसी भी फ्लावर में देखे होंगे यहाँ पे नीचे सबसे जो होता है थोड़ा सा मोटा पार्ट होता है, वही है स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसने काटना पड़ता है। इसकी जो आंतरिक संरचना हमको देखना होगा तो इसको हमको बीच से काटना होगा। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25a b को ध्यान से देखिए। हमको कैसे पता करें अंडाशय को बीच से काटना है, तो इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये चित्र 7.25 है जिसमें अंडाशय को काटा गया है। अंडाशय जो होते हैं इसको इस पार्ट में भी काट सकते हैं, इस पार्ट में भी काट सकते हैं। तो अंडाशय को काटने के लिए अनुदैर्ध्य दिया है। अनुदैर्ध्य मतलब लंबवत इस टाइप से काटना है, और अनुप्रस्थ मतलब इस टाइप से सीधे जैसे काट के वो चेक किया है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये काटने के बाद देखिए फिगर दिया है। अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है उसको लंबाई में काटे, अनुप्रस्थ काटे हैं। लंबाई में काटेंगे तो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे, छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे। और इसको जब हम अनुप्रस्थ काटे, इस गोलाई में काटे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे। यही जो होते हैं वो बीजांड होते हैं। स्त्री पार्ट होता है, इसी को हम बीजांड कहते हैं। आगे है अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय लीजिए। अलग अलग पुष्प जो होते हैं उससे 2 अंडाशय लेना है। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर काटिए। उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अभी जो फिगर के माध्यम से हमने दिखाया कि एक सीधे खड़ा काटना है, एक लिटा के काटना है। वही इसमें कह रहा है कि स्लाइड या प्लेट पर लीजिए, उसे 2 प्रकार से काटिए। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें डालिए। अंडाशय की जो काट देते हैं तो उसके जो बीच वाले पार्ट होते हैं वो सूखे ना, उसके लिए उस पर थोड़ा थोड़ा जल की मात्रा देनी आवश्यक है। जल डालते रहना है उसमें। आगे है आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से हमको अंडाशय का जो पार्ट देखे थे उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, उसके बीजांड के बारे में अध्ययन करना है। चित्र 7.26 में क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अभी हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाए हैं कि जो अंडाशय था उसके बीज में छोटे छोटे बीज दिखाई देते, छोटे छोटे पार्ट दिखाई देते। ये जो सारी संरचनाएं थी वो आपका अंडाशय कहलाता था। तो वही इसमें दिया है कि आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। अंडाशय का जो आंतरिक भाग है उसका हमको नोटबुक में चित्र बनाना है। आगे है कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। हमको कुछ और पुष्पों का अध्ययन करना है तो हमको अपने आसपास के बगीचे में शिक्षक के साथ जाना है और पुष्पों को लाना है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। आगे है पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। हम किसी बगीचे में जाते हैं तो हमको विभिन्न तरह के फूल दिखाई देते हैं, विभिन्न तरह के फूल दिखाई देते हैं जिसका नाम हमको पता नहीं रहता है। हम तो उसके फूल के बारे में जानने के लिए वहाँ पे जो माली होता है उससे हम उसका नाम पूछ सकते हैं, उसकी क्वालिटी जान सकते हैं, उसकी क्या खासियत है ये जान सकते हैं। लेकिन हम आवश्यकता से अधिक जो है फ्लावर को तोड़े ना। आगे है नोटबुक में जो कुछ आपने 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग जो नोटबुक में 7.3 जो बनाए थे उनके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। उनके आधार पर क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? हमको देखना है कि क्या सारे फ्लावर में बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर और पंखुड़ी पाए जाते हैं। अगर कुछ में नहीं पाए जाते तो उस पौधों का नाम क्या है जिसमें नहीं पाए जाते हैं। पुष्प में ऐसे भी उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाए जाते। मतलब क्या हमको देखना है कि फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग पाए जाते हैं सभी फूलों में। कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिसमें हम पुष्पांगों के सारे अंग नहीं पाए जाते, सारे भाग उसमें नहीं पाए जाते। तो क्या आप फूलों के अलग अलग भाग, अलग अलग उसके नाम बता सकते हैं? किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें सारे अंग पाए जाते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। तो क्या आप इनमें अलग अलग भागों को बता सकते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? कुछ ऐसे पुष्प भी आपने देखा है जिसमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हैं। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या असमान है? क्या कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या जो है असमान है, भिन्न भिन्न है? क्या आप
अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री की संख्या में अंतर हो सकता है। क्या कुछ ऐसे भी पौधे हैं, फूलों की कुछ ऐसी भी संरचना है, पुष्पों की कुछ ऐसी भी संरचना है जिसमें इसमें बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्री केसर और पंखुड़ियों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है या संख्या में अंतर होता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। इन सारे पुष्पों में से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, कुछ भाग इसमें पाए भी नहीं जाते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण और कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पत्ती, फूल, जड़, तना ये सारे बारों में अध्ययन कर लिया। सारे हम लोग जान लिए कि फूल किस तरह के होते हैं, पत्ती क्या होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और तना क्या होता है, इन सारा हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। और इस पुष्पों की संरचना क्या है इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया, और पुष्पों के भाग क्या है, ये सारे जो अध्ययन करना है हमको, उसका कार्य क्या होता है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, फल के विषय में और फूलों के विषय में। कुछ प्रमुख शब्द हैं जिसमें आरोही वर्ण दिया है। आरोही वर्ण क्या होता है, संवहन क्या होता है, विसर्पी लता क्या होती है, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य सिरा, सिरा विन्यास, बीजांड और समांतर सिरा विन्यास क्या है। साथ साथ पंखुड़ियाँ हैं, इसमें पड़वृंत है, प्रकाश संश्लेषण है, स्त्री केसर है, जलिका रूपी सिरा विन्यास है, बाह्यदल है, झाड़ी है, पुंकेसर है, मूसला जड़, बाष्पोत्सर्जन और वृक्ष और सिरा। ये सारे जो हैं कुछ प्रमुख वर्ण हैं जिसके बारे में हमको जानना है कि क्या होते हैं। आरोही के बारे में क्या होता है, आरोही जो होते हैं तने के प्रकार होते हैं। तना जो होता है दो तरह का होता है, एक आरोही तना होता है, एक विसर्पी तना होता है। आरोही तना क्या होता है, जब किसी पौधे को हम सहारा देते हैं, पौधे को सहारा देते हैं और वो इस टाइप से करके सीधे ऊंचाई तक जाने का कोशिश करता है, ऊंचाई तक जाता है, तो ऐसे तने को हम आरोही तना कहते हैं। और कुछ तने ऐसे होते हैं जो ऐसे खेतों में हम जैसे खरबूजा वगैरह, तरबूजा वगैरह लगाते हैं तो वो खेतों में ही फैल जाते हैं, उसको कितना भी हम सहारा देंगे लेकिन उसकी कुछ शाखाएं जो हैं जमीन में ही विसर्पों की तरह इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके फैल जाती है, उसको हम विसर्पी तना कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। अगला है संवहन। संवहन में आप जाइलम, फ्लोएम आएंगे, जिनके द्वारा जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन और खनिज लवणों का संवहन होता है। रेशेदार जड़ आपने देख लिया कि जिसे झकड़ादार या रेशेदार जड़ कहते हैं, जिसमें जड़ जो होते हैं कोई मेन जड़ नहीं होता है, सारे जड़ एक समान दिखाई देते हैं। शाख में आपने देखा कि कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं जिनकी तनी और पत्तियां हरे कलर की होती हैं और उनके जो तने होते हैं वो मुलायम होते हैं और हमारे साइज से छोटा होता है। पार्श्व जड़ आपने देखा कि जो मूसला जड़ होती है उसके बगल बगल में जो जड़ें निकली होती हैं उन्हें हम पार्श्व जड़ कहते हैं। मध्य सिरा जो पौधे होते हैं, पौधों के बीच के जो मोटे पार्ट होते हैं, मोटे जो सिराएँ होती है उनको हम मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास, इन सारे सिराओं से जो छोटी छोटी सिराएँ निकली होती है उन्हें हम सिरा विन्यास कहते हैं। और बीजांड में आपने देखा कि पौधों के जो स्त्री केसर भाग होता है उसको जब हम काटते हैं, बीजांड काटते हैं, उसमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, इन सारे को हम बीजांड कहते हैं। समांतर सिरा विन्यास भी आपने देखा कि जब पौधे पत्तियां जो होती है उसमें जो मुख्य सिरा होता है उससे जब समांतर दोनों दिशाओं में जाते हैं तो इसे हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। और पंखुड़ियाँ भी आप लोग देख लीजिए कि गुलाब में कई सारी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ आप देखे हैं उसको हम पंखुड़ी कहते हैं। पर्णवृंत जो होता है वो जो पौधे जो होते हैं तने से जिस शाखाओं द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण भी आपने जाना कि पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और पत्ती जो अपना भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्त्री केसर भी आपने जाना, जलिका रूपी सिरा विन्यास भी आपने जान लिया। बाह्यदल के बारे में भी मैंने बताया, झाड़ी भी आप लोग जाने हैं, पुंकेसर और मूसला जड़। साथ साथ बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, सिरा क्या होता है, इन सारे वर्णों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे है कुछ सारांश दिया है, इसमें है सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। हम पौधों का जो वर्गीकरण करते हैं उसको हम शाख, वृक्ष और झाड़ी के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन से पौधे जो हमसे ऊंचाई उनकी कम है, हमसे छोटी है, कुछ हमसे साइज में बड़े बराबर होते हैं, कुछ हमसे बड़े होते हैं। जो हमसे काफ़ी बड़े होते हैं वो पौधों में आते हैं, जो हमारे साइज़ के होते हैं वो आपके झाड़ी में आते हैं, और जो हमसे छोटे होते हैं वो शाख में आ जाते हैं। आगे है तने पर पत्तियाँ, पुष्प तथा फल होते हैं। तने जो होती हैं उसी में पत्तियां भी होती हैं, पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं। सामान्यतः पत्तियों में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियां जो होती है जिस तने द्वारा वो पौधों के मेन तने से जुड़े होते हैं उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। और फलक आपने जाना कि पत्ती का जो दोनों तरफ का पार्ट होता है फलक होता है, उसे हम फलक कहते हैं। अगला है पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। पत्ती में जो सिराएं होती हैं ढेर सारे रूपों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, उसे हम सिरा विन्यास कहते हैं। और यह जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकती है, कुछ समांतर होती हैं, कुछ समांतर सिराएं जाती हैं और कुछ जो होती हैं एक नीचे एक ऊपर जाती हैं, तो ये इसको जो कहते हैं वो जलिका रूपी और ये एक तरह समांतर हो सकती हैं।
आगे है पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु से निष्कासित करते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं और जिनके माध्यम से वो जल को बाहर निकालती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। हरी पत्तियां जो होती हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो अपना भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी से दृढ़ता में जमाए रखती हैं। जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से खनिज लवण और भोजन की जो पूर्ति करती हैं, अवशोषण करती हैं और मिट्टी में बहुत तेजी से पकड़ी रहती हैं, जकड़ी रहती हैं, दृढ़ता से जमाए भी रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसलाधार और रेशेदार जड़। जड़ें जो होती है दो तरह की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। जलिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ कहलाती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त वाले पत्तियों वाले पौधों की जड़ें जो है रेशादार कहलाती हैं। अभी मैंने बताया कि जो मेन जड़ें होती हैं पतले सिराओं में जो जाती हैं वो आपका जो है मूसलाधार जड़ है, और जो सारी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं उसमें हम मेन जड़ नहीं पहचान सकते, वो आपका मूसलाधार जड़ या ये झाकड़ जड़ या रेशेदार कह सकते हैं। अगला है तने द्वारा जड़ों में पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचा सकते हैं। जो तना होता है वो जड़ों से जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन जो है पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। सारे कथनों को ठीक करना है। पहला है तना मिट्टी से जल और खनिज अवशोषण करती है, तो क्या तना के माध्यम से मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है? तो ये आपका यहाँ जड़ नहीं, तना नहीं होगा, यहाँ पे जड़ होगा। पत्तियां पौधों को सीधे खड़ा रखती हैं, तो पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखने में कार्य नहीं करती हैं, बल्कि तने के माध्यम से पौधे सीधे खड़े होते हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं, तो जड़ जो है जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं, ये तनों के माध्यम से जल जाता है पत्तियों तक। पुष्प में बाह्यदल पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, तो ऐसा नहीं है, इनकी संख्या जो होती है बदलती रहती हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उन्हें पंखुड़ियों को आपस में जुड़ी होगी। ऐसा भी नहीं है, जब किसी पुष्प की जो बाह्यदल होते हैं वो परस्पर जुड़े होते हैं तो उनकी पंखुड़ियाँ भी स्वतंत्र हो सकती हैं या आपस में एकत्र हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। आगे है यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो तो स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो सकता है। ये आपका हो सकता है, सही हो सकता है। इसमें आपका यदि किसी पंखुड़ियाँ जो होती हैं परस्पर जुड़ी होती हैं तो स्त्रीकेसर जो है जुड़ा होगा नहीं, जुड़ा हो सकता है। तो आपको इसमें सेंटेंस सही करना था, इसमें कौन से वर्ड गलत है उसको आपको सही करना था। अगला क्वेश्चन है निम्न के चित्र बनाइए। पहला है पत्ती, मूसला जड़, एक पुष्प जिसका आपने 7.3 में अध्ययन किया हो। अगला क्वेश्चन है क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? अगला क्वेश्चन है पौधों में तने का क्या कार्य है? पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, धान, घास, धनिया, गुड़हल। तो आपको बताना है इनमें से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा पाया जाता है। तो आपका तुलसी में और धनिया में और गुड़हल में, इन तीनों में है जो आपका जालिका रूपी शिरा पाया जाता है, बाकी में आपका जालिका रूपी शिरा नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उनकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उनकी जड़ें किस प्रकार का होगा? इस प्रकार ये सारे आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप बताने की कोशिश करें कितना क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्या आप किसी पौधों की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़ होगी? अगला क्वेश्चन है किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताइए। निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखा है? घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। आपको बताना है इनमें से किन के पौधे में फ्लावर पाए जाते हैं, किन में आपने फ्लावर देखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के उस भाग का नाम बताइए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसका आंसर लिख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर प्रयास करें और आप लोग वीडियो का रिवीजन जरूर करें क्योंकि जो भी वीडियो होता है वो पिछली वीडियो से रिलेटेड होता है। तो आप लोग अच्छे से आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।